गर्मी में हुआ देवरानी जेठानी का बंटवारा। करण, रोना बंद करो। मैं जानता हूँ माता पिता हमें छोड़कर चले गए हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। तुम्हें पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा और किसी काबिल बनाऊंगा। भैया, माँ पिता के बिना हमारी जिंदगी कितनी अधूरी अधूरी हो गई है। ये घर मुझे खाने को आता है। अरे भाई, माँ पिता से ही तो घर के अंदर रौनक होती है। लेकिन अब हमारी जिंदगी में हमारे माता पिता नहीं है, लेकिन हमारे सिर पर उनका आशीर्वाद है। और देखना, सब कुछ ठीक ही होगा। करण और सुभाष दोनों भाई अनाथ हो गए थे और अब सुभाष को अपने भाई की जिंदगी संभालनी थी, जिसके चलते वह खेती बाड़ी करने लगता है। जो खेत उसके माता पिता ने मरने से पहले उसके लिए छोड़ दिया था, वह उस पर दिन रात मेहनत करके फसल उगाता है और गांव से शहर भेजता है। इसी बीच वह करण की पढ़ाई के साथ साथ अपना बहुत बड़ा घर भी बनवा लेता है। ये लो करण, खाना खा लो। ये क्या भैया, आज फिर से आपने खाना जला दिया। कितनी बार कहा है कि शादी कर लो, घर में भाभी आ जाएगी तो घर संभालने वाला कोई तो होगा। अगर घर संभालने वाली ही सही नहीं आई तो? भैया, आपको अपनी जिंदगी शुरू करनी चाहिए। वैसे भी कुछ दिनों बाद मैं शहर चला जाऊंगा। मैं चाहता हूँ जाने से पहले आप इस घर में भाभी ले आओ। करण की बात मानकर सुभाष गौरी नाम की लड़की से शादी कर लेता है। गौरी बहुत समझदार और सुलझी हुई थी। वह शादी के बाद अपने पति और उसके घर को पूरी तरह संभाल लेती है। चलो भैया भाभी, मैं शहर के लिए चलता हूँ। बहुत जल्द वापस लौटूंगा कुछ बनकर। हाँ देवर जी, जब तक आप आएंगे मैं आपके लिए लड़की भी ढूंढ लूंगी। भाभी जी, आप भी ना। करण इतना कहकर ट्रेन में चढ़ जाता है। इसके बाद उसके भैया भाभी दोनों मिलकर खेती बाड़ी करते रहते हैं और शहर में उसकी जरूरत के अनुसार पैसे भिजवाते रहते हैं। देखते ही देखते 7-8 साल हो जाते हैं। इस बीच गौरी और सुभाष को एक बेटा भी हो जाता है, जो अब 7 साल का होता है। सुनिए जी, पड़ोसन एक रिश्ता बता रही थी। लड़की बहुत समझदार, पढ़ी लिखी है और अच्छे घर की है। हमारे करण के लिए अच्छी रहेगी। ठीक है, पहले करण को शहर से वापस लौट तो आने दो। कुछ समय बाद जब करण अपनी पढ़ाई पूरी करके शहर से वापस घर आता है तो उसकी भाभी उसकी शादी करवाने के लिए उसे कहती है। भाभी, भैया, दरअसल मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और उसी से शादी भी करना चाहता हूँ। अरे देवर जी, आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। अगर ऐसी बात थी तो आपने हमें बताया क्यों नहीं? हम उसी से शादी करवाएंगे जिससे आप शादी करना चाहते हैं। करण को शहर की सिमरन बहुत पसंद थी। गौरी और सुभाष दोनों सिमरन के घर पर शादी की बात करने पहुंच जाते हैं और उसका हाथ अपने भाई के लिए मांगकर वे दोनों की शादी करवाकर सिमरन को घर ले आते हैं। अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा घर! यहाँ तो हर कमरे के अंदर एसी लगा हुआ है। मेरे पति के भाई इतने अमीर हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। आ जाओ सिमरन, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। आज से तुम इस घर की छोटी बहू हो और मेरी देवरानी हो। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। बाहर बहुत गर्मी है और इतनी गर्मी में तुम सफर करके आई हो, थक गई होगी। गौरी इतना कहकर सिमरन को उसके कमरे में ले आती है। अपना कमरा देखकर सिमरन और भी ज्यादा खुश होती है। ये कमरा तो बहुत अच्छा है। चलो अच्छा है, इसमें एसी लगा हुआ है, कम से कम गर्मी तो नहीं लगेगी। तुम आराम करो, अगर कुछ भी चाहिए हो या मेरी मदद की जरूरत हो तो मुझे बता देना। गौरी इतना कहकर चली जाती है और अपने बेटे मयंक के लिए खाना परोस कर उसे खिलाने लगती है। मयंक बेटा, चलो जल्दी से खाना खा लो। माँ, मुझे भूख नहीं है, मुझे बर्फ का गोला खाना है। नहीं बेटा, बिना खाना खाए तुम्हें बर्फ का गोला नहीं मिलेगा। खाना खाऊंगा तो बर्फ का गोला दिला दोगी? हाँ बेटा, बिल्कुल दिला दूंगी। इस तरह गौरी अपने बेटे की सारी ख्वाहिश पूरी करती है। देखते ही देखते कुछ दिन बीतने लगते हैं। वहीं किसी दुर्घटना के चलते इस बार सुभाष के सारे खेतों में आग लग जाती है और सारी फसल खराब हो जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी इतनी मेहनत सब पानी में मिल गई। सारी की सारी फसल जल गई है। अब हम लोग क्या करें? क्या खाएंगे सारा साल? अजी, आप अपने आप को संभालिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भैया, मैं नौकरी करूंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस तरह करण नौकरी करने लगता है, जिसके चलते वह घर भी संभालता है। कुछ पैसे अपने भैया भाभी को भी देता है और अपनी जरूरत के हिसाब से पैसे बचा लेता है। लेकिन ये सब देखकर सिमरन को अंदर ही अंदर जलन होने लगती है। आज तो मेरे पति की सैलरी से हिस्सा ले रहे हैं, कल को इस प्रॉपर्टी को भी अपने नाम कर लेंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। ये सब मेरा है, आने वाले टाइम पर ये सब मेरे बच्चों को ही मिलना चाहिए। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। इस तरह सिमरन सबसे पहले अपने पति को प्रॉपर्टी के लालच में फंसा लेती है।
देखो जी, आपकी नौकरी प्राइवेट है, कब छूट जाए कुछ पता नहीं, और कब तक अगली नौकरी मिलेगी ये भी नहीं पता। देखो, मुझे तो गौरी दीदी बहुत तेज लगती हैं। मैंने उन्हें सुना था प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हुए। कहीं ऐसा ना हो वो सारी प्रॉपर्टी हम लोगों से छीन ले। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इस प्रॉपर्टी में मेरा भी तो हिस्सा है। इसीलिए तो मैं आपको समझा रही हूँ, समय रहते अपने हिस्से पर कब्जा कर लीजिए, कहीं आगे जाकर हम हिस्से में बंटवारा भी ना ले पाए। इस तरह करण अपनी पत्नी की बातों में आकर अपने भैया भाभी से बंटवारे की बात करता है। मुझे आप लोग मेरा हिस्सा दे दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये रहे प्रॉपर्टी के पेपर्स, इन पर साइन कर दो भैया। माँ, चाचू क्या बात कर रहे हैं? क्या ये हमसे अलग होना चाहते हैं? चाचू, ऐसा मत कीजिए, हम सब एक साथ ही रहेंगे। करण मयंक की बातों को भी नजरअंदाज कर देता है। इसी के चलते अपने भाई की जीत के आगे सुभाष कुछ नहीं कर पाता और वह चुपचाप सभी पेपर्स पर साइन कर देता है। बंटवारे के हिसाब से घर का सारा हिस्सा सिमरन अपने पति के नाम करवा लेती है और वहीं घर का एक स्टोर रूम सुभाष और गौरी को मिलता है। माँ, यहाँ कितनी गर्मी है, बहुत गर्मी लग रही है। हम अपने एसी वाले रूम में क्यों नहीं है माँ? बेटा, तुम्हें गर्मी लग रही है? रुको, मैं तुम्हें हवा करती हूँ। गौरी हाथ वाले पंखे से मयंक को हवा करने लगती है। इस स्टोर रूम में कितनी गंदगी है, इसे हमें साफ करना होगा। और यहाँ एक खंबे की भी जरूरत है, लेकिन पंखा खरीदने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है। साफ सफाई तो मैं कर दूंगी, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे पंखे के लिए? मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा कर्जा उठाकर खेती बाड़ी दोबारा से करूं। ठीक है जी, इस बार मैं भी आपकी मदद करवाऊंगी। दोनों पति पत्नी इस तरह खेतीबाड़ी करते हैं। कड़ी धूप में उन्हें बहुत गर्मी लगती है, तो वहीं दूसरी तरफ स्टोर रूम की टूटी हुई खिड़कियों से और टूटी हुई छत से धूप की किरणें घर के अंदर आती हैं, जिससे घर में बहुत ज्यादा गर्मी होती है। अब इसका क्या करें? ये जो धूप घर के अंदर आती है, इससे हमारा घर पूरा गर्म हो जाता है। खेती के चारों तरफ हरी हरी घास हो रही है, उन्हें काटकर इन जगहों पर लगा देते हैं। ठंडी घास से घर गर्म होने की जगह ठंडा हो जाएगा। इस तरह दोनों पति पत्नी गर्मी में घास काट कर लाते हैं और उसे खिड़की से लेकर छत पर लगा देते हैं। इसके बाद उनके घर में धूप आनी बंद हो जाती है और उनका कमरा भी ठंडा रहता है। वहीं दूसरी तरफ देवरानी बंटवारे के बाद एसी की ठंडी हवा में आराम से रह रही होती है। अब तो इस पूरे घर पर मेरा ही कब्जा है। किसी भी कमरे में जाकर कोई भी एसी ऑन कर सकती हूँ और कहीं से भी ठंडी हवा खा सकती हूँ। गर्मी का तो नामो निशान तक नहीं है। सिमरन बड़े ही घमंड में ये सब कह रही थी कि तभी बिजली कट जाती है और घर में एसी से लेकर पंखे सब बंद हो जाते हैं। अरे ये क्या, बिजली कैसे कट हो गई? शाम को जब करण वापस लौटता है तो वो बहुत उदास होता है। सिमरन, दो बुरी खबरें हैं। पहले कि मेरी नौकरी छूट गई और दूसरी कि पूरे 50,000 का बिजली का बिल आया है। जब तक हम इसे भर नहीं देते तब तक बिजली हमें नहीं मिलेगी और मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? तुम्हें तो पता है मुझे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। अब कुछ है भी नहीं करने के लिए। सारा दिन अब सिमरन और करण को घर में बिना बिजली में रहना पड़ता है, तो वहीं सुभाष और गौरी की मेहनत रंग लाती है। वह अच्छी खासी खेती करके उसका अच्छा मुनाफा प्राप्त करते हैं। धीरे धीरे वह अपने स्टोर रूम के कमरे को बहुत अच्छा बनवा देते हैं और साथ में अपने घर की परेशानियों को ठीक कर लेते हैं। उनकी ये तरक्की देखकर सिमरन और करण को अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस होती है। क्यों ना हम जेठानी जी और जेठ जी से मदद लें? अरे किस मुंह से जाओगी मदद मांगने? याद है ना, हम लोगों ने उनके साथ कितना बुरा किया। सारा घर अपने हिस्से में कर लिया और उन्हें गर्मी में मरने के लिए छोड़ दिया। इस तरह सिमरन और करण दोनों परेशान बैठे थे, तभी गौरी उनके पास आती है। ये लो देवरानी जी, पूरे 50,000 रुपए हैं। बिजली दफ्तर में ये पैसे भर देना, इसके चलते बिजली वापस आ जाएगी। जेठानी जी, आपको कैसे पता कि हमें 50,000 रुपए की जरूरत है? माफ करना, मैंने तुम्हारी बातें सुन ली थी, मुझसे देखा नहीं गया तुम्हें इस हालत में। यह सुनते ही सिमरन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह गलती का पछतावा करते हुए गौरी को गले से लगाकर माफी मांगती है। अरे अरे, रोने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस तरह देवरानी को अपनी गलती का एहसास होने के बाद वह सब कुछ पहले की तरह करने के लिए सारी प्रॉपर्टी वापस से सुभाष के नाम करवा देती है और वह सभी उस बड़े से घर में एक साथ पहले की तरह खुशी खुशी रहने लगते हैं।